हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। और कल आपका इंग्लिश का पेपर हो गया था, ठीक है। उसमें से देखो कुछ बच्चे की क्वेरी आ रही थी, सर शेखावटी मिशन से कितने आए हैं? सर आप झूठ बोलते हो, कुछ नहीं आए हैं, ठीक है। तो उन सभी बच्चों को जो कहते हैं ना मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपके 58 नंबर के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, शेखावटी मिशन से उतरे थे। क्लियर है ना? कहाँ से उतरे थे? शेखावटी मिशन से उतरे थे, ठीक है। क्लियर? और जिसको विश्वास नहीं होता, ठीक है, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ मैं पूरा क्वेश्चन वाइज डालूंगा, कौन सा क्वेश्चन कौन से क्रमांक से बना, ठीक है। देखो हम झूठ नहीं बोलते, सबसे बड़ी बात। एक टीचर की पहचान होती है, अगर अच्छा टीचर है तो वो झूठ बोल के कभी भी अपने बच्चों को नहीं जोड़ेगा। समझ में आया? लेकिन विश्वास होना चाहिए आपका। मैंने कहा था शेखावटी मिशन से उतरे, मैंने पहले वाले वीडियो में। भाई साहब अभी भी कहता हूँ आप जुड़िए, सारे क्वेश्चन शेखावटी मिशन से बनेंगे। देख लो आप, बस सीन मैंने कहा था, बस अनसीन पैसे छोड़ दो आप। वो तो कैसे भी बन सकता, वो कैसा भी बन सकता उसका नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं क्वेश्चन वाइज नंबर से बताऊंगा आपको कि तीसरा क्वेश्चन जो है इंग्लिश का कौन से पेज पे है, पांचवा क्वेश्चन कौन से पेज से आया, छठा क्वेश्चन कौन से पेज से आया। तो आप थोड़ा विश्वास करना सीखें। और देखो अगर कोई टीचर आपके भले के लिए आपको कुछ बता रहा है तो आप गालियाँ दे रहे हो या फिर उल्टा सीधा बोल रहे हो या बेवकूफ़ बना रहे हो, तो ये चीज़ें देखो हमारे इस चैनल पे तो नहीं चलती। अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप बिल्कुल जा सकते हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से ही जाके पढ़िए। लेकिन हमारे यहाँ वही पढ़े जो अच्छे बच्चे हैं, जो शिष्टाचार बच्चे हैं, जो विनम्र बच्चे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए चैनल है। बाकी आप वापस अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, भले कोई दिक्कत नहीं। हम देखो शिष्टाचार वाले हैं, हम सभी को जी से संबोधित करते हैं, ठीक है, भले वो हमसे छोटा हो बड़ा हो, हम सबका आदर करते हैं, तो हमें भी आदर ही चाहिए। बिल्कुल निरादर करने वाले हैं और जो गालियाँ देने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं आए, मैं वैसे ही उनको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। और जिन्हें विश्वास है क्या, मैं बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आता है तो वो जुड़ें, जिन्हें विश्वास नहीं है तो वो जा सकता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश का प्रूफ मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उस पे जाके आप मैच कर लेना। पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से बना। क्लियर? उस पे पेज नंबर भी लिखे हुए, क्वेश्चन नंबर भी लिखे हुए, कौन सा कहाँ से आया मिला लेना आप, ठीक है। अब आपको मिलाना ही नहीं आता तो उसका जैसे कल एक क्वेश्चन आया था आपका कि वो मैक्स, सेक्रेट जो एजेंट था ना उसका मैक्स और रोजेबल, वो भी सवाल सेम टू सेम बना, उसने थोड़ा सा घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन तो वही था, आप मिला लेना जाके, पेज नंबर बता देंगे। सेम क्वेश्चन उतरे भाई साहब, एनुअल फंक्शन पैराग्राफ आया है, स्टोरी आई है, आपकी सारी चीज़ आई है, वो क्वेश्चन आंसर सेम टू सेम सारा। तो आप एक बार चेक कर लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा, फिर आप चेक कर लेना। बाकी जिसको नहीं पढ़ना है वो चला जाए, और जिसको वाकई में मेहनत करनी है, देखो अच्छी परसेंटेज बनानी है, ठीक है, अगर उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल मैं कहता हूँ सही फैक्ट और जो सही चैनल हो, जो आपका सही मार्गदर्शन करता हो, जिससे वाकई में आपको फ़ायदा होता है, उसी चैनल के साथ जुड़िए। मैं नहीं कहता हूँ मेरे चैनल के साथ जुड़िए, लेकिन आपका फ़ायदा होना चाहिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए भी। एग्ज़ाम में कि सर ने बताया वैसा आता है, सर ने अपना मार्गदर्शन कर दिया। देखो 100% तो कोई नहीं बता सकता, इस बात की ध्यान रखना आप, कि पूरा का पेपर उतर जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही कोई सा ही पेपर हो, जो कोई कह रहा वो झूठ बोल रहा, पूरा कभी नहीं उतरता। हाँ कि भाई आपके जैसे कि बताए तो 40 से 50, 50 से 60 नंबर तक के तो क्वेश्चन आपके उतर जाएंगे घूम फिर के, पूरा तो कहीं नहीं आने वाला। इसलिए विश्वास करना सीखें और टीचरों का आदर करें। आदर करोगे तो आदर मिलेगा, बोले सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं करोगे तो वही है। इसलिए फिर जो बच्चे ऐसे हैं वो तो चैनल के साथ जुड़े भी नहीं, वो अपने से दूर ही रहें। क्लियर है? और मैं जो जहाँ तक अपनी बात बताता हूँ, मैं सबको आदर करता हूँ, सब बच्चे अपने हैं, जिन्हें अपना फ्यूचर बनाना वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के अंदर जो आपकी ग्रामर है ना, वो 10 नंबर की ग्रामर है। अब देखो 10 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इस 10 नंबर को अपन स्किप नहीं कर सकते कि 10 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। दूसरा, देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके इसके अंदर 6 तो एबेसेद रहेंगे, लगभग 6 एबेसेद रहेंगे, और 12 सॉरी 6 खालिस्तान और 12 आपके एबेसेद आएंगे, ठीक है।
12 एबेसिड और 6 खालिस्तान, इसमें ही आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। या तो खालिस्तान में ग्रामर देखने को मिलेगा या फिर एबेसिडी में 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है व्याकरण को देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ संज्ञा क्या होता है। देखो संज्ञा की परिभाषा ये लिखी हुई है, लेकिन मैं अपने आसान भाषा में आपको बताता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसे संज्ञा कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं सर? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सारा मैं आपको बता देता हूँ। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा जो आपका होता है कौन सा होता है? तो तीसरा आपका होता है भाववाचक संज्ञा, जो कि आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको बिल्कुल दिखा दूंगा। ये देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया आपका, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा हो गया और ये भाववाचक संज्ञा हो गया। क्लियर? दिख रहा है ना आपको अच्छे से? ये देखो तो देखो अब करना क्या, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। वे संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष का नाम होता है ना, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ध्यान से सुनना, देखो सारा क्लियर करवा देता हूँ। जैसे ये है पहाड़, ठीक है, और एक है अरावली पहाड़, अरावली पहाड़। अब देखो पहाड़ अगर आ जाता तो पहाड़ तो एक जाति है। अब आप जहाँ भी रहते हो उसके आसपास में अगर सामने है उसको भी पहाड़ कहोगे, पीछे है उसको भी पहाड़ कहोगे, उस और दाएं है उसको भी पहाड़ कहोगे, लेकिन उस पहाड़ का नाम आ जाता जैसे अरावली पहाड़ या हिमालय पहाड़, तो ये व्यक्तिवाचक में चला जाता है। जैसे अब बताऊँ मैं आपको, जैसे एक है लड़का, एक है राम सॉरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए जल्दी उठकर मैं बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको देखो हेल्प मिल सके। बस यही है हमारा कि देखो किसी की हेल्प हो जाती है, कोई अगर अपनी वजह से पास हो जाता है तो उसमें क्या नुकसान है बताओ? हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। लाइफ में इस रूल्स को पक्का बांध लो कि हमेशा एक दूसरे की हेल्प करो। समझ में आया? हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब जैसे लड़का, लड़का क्या? एक जाति। अब जैसे आपके सारे मित्र होंगे तो सारे लड़के हैं। हाँ मतलब जो लड़के मित्र है वो सारे लड़के हैं। ये भी राम भी लड़का है, सोहन भी लड़का, मोहन भी लड़का, तो लड़का एक जाति हो जाती। लेकिन अगर किसी का राम नाम आ गया कि राम है तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। सोहन किसी का नाम आ गया व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अगर किसी का भी नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। अब जैसे भैंस एक जाती है, लेकिन भैंस का घर पे जैसे मैंने प्यार से नाम रख दिया उसका, ठीक है, क्या नाम रख दिया मैंने? उसका प्यार से नाम रख दिया मैंने सरिता। तो अगर उस भैंस का नाम अब सरिता है, भैंस का नाम, तो सरिता तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। भैंस जो है, सारी भैंसों को क्या कहते हैं अपन बताओ? आपके आसपास में कहीं भी भैंस होगी, ये भी भैंस वो भी भैंस, तो भैंस एक जाति है, गाय एक जाति है, लेकिन उसका नाम आ जाता है ना तो फिर वो व्यक्तिवाचक में चली जाती है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। जैसे अब मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। जैसे एक होता है आपका जैसे बकरी, बकरी एक पूरी जाति है, ठीक है। जाति का बोध करा रही है। जितनी भी बकरियाँ होती है सबको बकरियाँ ही कहते हैं, लेकिन बकरी का अपन ने प्यार से नाम रख दिया, कुछ भी नाम रख दिया, जैसे जखराना बकरी, सिरोही बकरी, तो वो फिर व्यक्तिवाचक में आ जाती है। नाम सारे व्यक्तिवाचक में, और एक पूरी जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर? जैसे देखो अब जातिवाचक संज्ञा आपके सामने गाय, ठीक है, आदमी, पुस्तक, पेड़, पंखा, पंखा भी जाति। सभी पंखों को क्या कहते हैं? पंखा कहते हैं। लेकिन कुछ क्रावन के पंखे होते हैं, कुछ हैवल्स के पंखे होते हैं, तो नाम अगर आ जाता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। पहाड़, जैसे नदी है, अब देखो सारी नदियों को क्या कहेंगे? नदी कहेंगे। जैसे गंगा नदी आ गया तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। यमुना नदी आ गया तो वो किस में चला जाएगा? वो आपके व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। केवल नदी बेरी, तो नदी तो एक जाति हो गई। बनास को भी नदी कहते हैं, गंगा को भी नदी कहते हैं, यमुना को भी नदी कहते हैं। नदी तो पूरी जाति का बोध करवाता, और नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करवाता। क्लियर? अब जैसे देखो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। शहर है ये, ठीक है। अब देखो अजमेर भी शहर है, जोधपुर भी शहर है, उदयपुर भी शहर है, जयपुर भी शहर है, गंगानगर भी शहर है, भरतपुर भी शहर है, टोंक भी शहर है, ये सारे शहर है। क्लियर है? लेकिन अगर किसी का नाम आ गया, जैसे मान लो आपका जोधपुर आ गया, तो जोधपुर तो उसका नाम आ गया, तो नाम आने पर वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है, और बाकी शहर आने पर वो जातिवाचक में चला जाता है। बहुत आसान पहचान है। और भाववाचक बिल्कुल अलग ही होता है। भाववाचक में क्या होता है भाई? जिस संज्ञा शब्दों में प्राणियों, वस्तुओं के गुण, दशा, कार्य और मनोभाव का बोध होता है, जिसमें गुण, दशा, कार्य, मनोभाव का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे भय, क्रोध, दया, उत्साह, चिंता, बचपन, बुढ़ापा। ठीक है,
ये सारे जो शब्द है भाववाचक संज्ञा के, ये दोनों से बहुत अलग है, इसकी तो पहचान बहुत अलग हो जाएगी। जैसे पशुता, बचपन, ममता, ये सारे क्या है आपके, ये भाववाचक संज्ञा। कुछ वर्ड और बता देता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे निस्तव, बुराई, मोटापा, थकावट और दूरी। ये सारे शब्द जो है आपके बिल्कुल व्यक्तिवाचक और भाव के जातिवाचक से बिल्कुल अलग है, तो ये भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। अब सब समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन सारे आप देख लेना, इसी में से आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है तो परिभाषा पूछ लेंगे या भेद पूछ लेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, ये कितने इसके भेद होते हैं ये देख लेना। बाकी मैंने तीनों की परिभाषा भी आपको बता दी, तीनों देख लेना आप। अब आगे बढ़ जाओ। अब देखो सर्वनाम आपका आ गया। सर्वनाम क्या होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल 10 नंबर आपके पूरे में से पूरे लाएंगे, कहीं भी जाने नहीं देंगे। सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम, ठीक है, दो शब्दों का योग होता है। लेकिन देखो आसान भाषा में बताऊँ, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, बस क्लियर। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आ जाते हैं ना, वो सर्वनाम कहलाते हैं। कि सर कैसे आ जाते हैं एक बार समझा देना, देखो मैं लिख के बता देता हूँ। राम शहर जाता है, क्लियर। मैंने क्या लिखा, राम शहर जाता है, ठीक है, ये राम शहर जाता है। अब राम की जगह मैंने लिख दिया वह, शहर की जगह लिख दिया मैंने वहाँ जाता है। अब देखो आप, देखो राम भी संज्ञा है, शहर भी संज्ञा था, अब उसके राम के स्थान पर आ गया वह और शहर के स्थान पर आ गया वहाँ, तो ये वह वहाँ जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सेट हो गया था, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, क्लियर। अब जैसे भेद देख लो आप, सर्वनाम के जो भेद होते हैं ना, 6 भेद होते हैं। अभी कितने भेद होते हैं, 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, क्लियर। अब इनकी मैं पहचान बता देता हूँ। जैसे पुरुषवाचक जो आपका होता है ना, उसमें क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक के द्वारा अपने नाम, श्रोता के नाम, स्रोतों के अलावा अन्य नाम के स्थान पर किया जाता है, उसे पुरुषवाचक कहते हैं, ठीक है। जैसे पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक, यानी जो वक्ता या जो लेखक है वो अपने नाम के स्थान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, मैंने, हमें, यानी अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे अपन, ये सारे आएंगे उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष की बात कर लो तो मध्यम पुरुष में जैसे सामने मेरे कोई खड़ा है या सामने जिससे बात कर रहा हूँ मैं, तू, तुम, आप सब, ये सारा हो जाएगा मध्यम में, क्लियर। इसके बाद अन्य पुरुषवाचक की बात कर लो तो अन्य पुरुषवाचक में जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरे शब्द, यानी तीसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति खड़े होकर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक, देखना। जैसे यह, वह, ये, वे, उन्होंने, उन्हें, ये सारे शब्द जो है ना, ये अन्य पुरुषवाचक में चले जाते हैं। निश्चित पुरुषवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं उसके नाम या स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूँ, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और किसी, ठीक है, ये अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। निजवाचक में कौन से शब्द आएंगे, परिभाषा आप देख लेना, ये रहा, ये सारे शब्द दिख रहे हैं ना आपको, देखो ये वाले सारे शब्द, स्वयं, खुद, स्वत, आप, ही, अपना, अपनी, अपने, ये सारे निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप सभी को पता होता है कौन, क्या, किसे, कब, कहा, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। संबंधवाचक में जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके, ये सारे शब्द जो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, क्लियर। इसकी परिभाषा, ये क्वेश्चन आप देख लेना, यही से आपको मिल जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ो, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। देखो वापस से बता रहा हूँ मैं, अच्छे से देखना। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। जैसे नीला, काला, हरा, नया, मोटा, ताजा, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार का होता है। विशेषण शब्दों के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, क्लियर। अब देखो गुणवाचक में क्या क्या आ जाता है, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, स्थान, विशेषताओं को प्रकट करता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आदमी कैसा था, भला था, उसका गुण हो गया। बुरा आचरण, उसका गुण हो गया, ठीक है। टूटी हुई कुर्सी, उसका गुण हो गया। काला कुत्ता, उसका रंग हो गया। सुंदर बालक, उसका रूप हो गया। भारतीय नारी, उसका रूप हो गया। मीठा आम,
ये उसका गुण गुण हो गया, उसका आम कैसा भी मीठा है या कड़वा, उसका गुण हो गया ना। तो अगर गुण, दोष, दशा, रंग, रूप अगर आपको मिल जाओ तो गुणवाचक में चला जाएगा। क्लियर। अब संख्यावाचक देख लो। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को प्रकट करते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे देखो, एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक, यानी आपको दिया हुआ जैसे 5 आदमी, 10 लड़के, पता आपको 100 रुपये, तीनों लोग, कन्फर्म है कि 3 आदमी, 3 लड़कियां, 5 आदमी, तो वो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब जिसमें निश्चित नहीं होता, कैसे देखो मैं बताता हूँ। जैसे कुछ लोग, थोड़े रुपये, है ना, कुछ लोग, थोड़े रुपये, या फिर कुछ लड़के, ये जो निश्चित नहीं कितने लड़के आए थे, कुछ आए थे, अब लेकिन पता नहीं कितना, तो वो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण में चला जाता है। क्लियर। परिमाणवाचक, इसमें नाप तोल होता है, इसे याद रखना आपको। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या परिणाम के नाप तोल मात्रा को प्रकट करते हैं, ठीक है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, ये दोनों भेद मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, जिसमें 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 3 मीटर कपड़ा। लेकिन अनिश्चित वाचक में क्या होता है, थोड़ा दूध है, कम चीनी है, थोड़ा कपड़ा है, यानी निश्चित नहीं होता। एक तो 5 मीटर निश्चित कपड़ा हो गया, एक अपन का कपड़ा तो है लेकिन कितना मीटर है, कुछ है तो सही, 2 मीटर है, 4 मीटर, 10 मीटर, उसको पता नहीं होता, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाता है। ध्यान से सुनना, सारी व्याकरण आपके यही भेजे में बिठा दूंगा मैं आपके। और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, जैसे अपन संकेत करते हैं ना, वो किताब लाओ, वो पेन लाओ, वहाँ मत जाओ, उसे पकड़ो, संकेत करना। जैसे एग्जाम्पल दिया, इस गेंद को मत फेंको, ये मेरी पुस्तक है, ठीक है, और वह घर रमेश का है। अपन संकेत करके कहेंगे तो संकेतवाचक विशेषण में हो जाएगा, उंगली का संकेत करके। समझ में आ गया होगा। ये प्रविशेषण की आप परिभाषा देख लेना, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर देख लेना इसके आप। अब देखो क्रिया के बारे में बता देता हूँ, बड़ा ही शानदार है बिल्कुल। क्रिया किसे कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। किसी काम को करना क्रिया कहलाता है, किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है, ठीक है। और किताब की भाषा में देखना चाहते हो तो जिस शब्द के द्वारा किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्लियर। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता, इस बात की ध्यान रखना। क्रिया होगा तब ही वाक्य पूर्ण होगा। अब क्रिया के भेद, अगर मैं बात कर लूँ ना कर्म के आधार पर, देखो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी सकर्मक होती है, दूसरी अकर्मक आएगी जो नीचे आएगी। अब सकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। जिस क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्म पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे पूनम चित्र बना रही हैं, ठीक है, क्या बना रही है, चित्र बना रही है। अब देखो आसान ट्रिक बता देता हूँ मैं, पूनम क्या बना रही है, तो आपका जवाब होगा चित्र बना रही है। राहुल क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। विवेक क्या बजा रहा है, सितार बजा रहा है। यानी क्या का जवाब अगर आपको मिलता है सेंटेंस में, क्रिया में, तो वो तो होगी सकर्मक क्रिया। जिसमें क्या का जवाब नहीं मिलेगा तो आप समझ लेना वो अकर्मक है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरा, सकर्मक क्रिया पे जो सारा बोझ जो होता है ना वो कर्म पर पड़ता है, कर्ता पे नहीं पड़ता। कर्ता यानी किसी व्यक्ति या लड़की या जिसका नाम है वो कर्ता हो गया, और कर्म यानी जो कुछ कर रहा हो। अब देखो ये भी 2 प्रकार का होता है, सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, जिसमें 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक। जैसे पार्थ टीवी देख रहा है, एक ही काम है। गुरुजी छात्रों को पाठ पढ़ा रहे, एक तो छात्रों को, दूसरा क्या पढ़ा रहे, पाठ, तो 2 कर्मक हो गए ना, द्विकर्मक। अब देखो अकर्मक बता देता हूँ। देखो राम दौड़ रहा है, ठीक है, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है ना राम, तो दौड़ना, हंसना, सोना, ठीक है, रोना, ये सारी जो क्रियाएं है वो अकर्मक क्रियाएं है, आपको याद रखना। दूसरा, इसके अंदर जो बोझ पड़ता है ना कर्ता पर, अब किस पर बोझ पड़ रहा है, देखो राम दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन का जवाब मिल जाता है तो राम हो जाए, आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या का जवाब अगर आपको मिल जाता है तो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर। इसके अलावा देखो और क्रिया बता देता हूँ। रचना के आधार पर क्रिया के भेद, इस आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जा सकते हैं, तो ये भी बता देता हूँ। वैसे बनेंगे नहीं, वैसे ज़्यादातर अकर्मक सकर्मक ही पूछा जाता है। संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं, जब किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक अलग धातुओं से बनी क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा पढ़ने लग गया, तो यानी पढ़ने और लग गया, ये 2 क्रियाएं आ गई ना, इसीलिए संयुक्त क्रिया होगी। नाम धातु क्रिया,
नाम धातु क्रिया में क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है उन शब्द के पीछे ना लग जाता है। जैसे हाथ का हथियाना, बात का बतियाना, ठीक है, अपना का अपनाना, गरम का गरमाना, यानी जिसके पीछे ना लग जाता वो नाम धातु क्रिया है। अब आगे आ जाओ, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो बहुत आसान है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कोई काम ना करके किसी अन्य से कोई काम करवाता है, करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बेटे को दूध पिलाया, ठीक है, माँ ने बेटे को दूध पिलाया यानी दूसरा काम करा। मोहन ने राकेश से पत्र लिखवाया, यानी अपना काम खुद नहीं करके दूसरों से करवाना, ठीक है, यानी अपना काम स्वयं नहीं करके। जैसे मैंने अपना पानी रमेश से भरवाया, मैंने अपना होमवर्क राजू से करवाया, तो यानी अपना काम खुद नहीं करके दूसरों से करवाना प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान बताता हूँ। जिस किसी वाक्य में एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है, वह पहले समाप्त क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, पहले क्या काम करा, दूध पीने का काम करा, फिर क्या करा, सो गया, दो क्रिया हो गई ना। तो ये दूध पीकर सो गया पूर्वकालिक क्रिया। और इसकी आसान पहचान है कि कर लगा हुआ रहेगा। पूर्वकालिक क्रिया हर क्रिया के अंदर कर लगा रहेगा। जैसे देखो खाकर, पीकर, सोकर, दौड़कर, रोकर, तो सारे कामों में कर लगा हुआ रहेगा, तो आप आसानी से पहचान लेना। करदंत आ जाओ। करदंत में क्या होता, धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया की रचना होती है उसे करदंत कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलना, चलता, चलकर, यानी प्रत्यय जोड़ दिया। चल में ना भी जुड़ता है, ता भी जुड़ता है, कर भी जुड़ता है। पढ़ से पढ़ना, पढ़ता, पढ़कर। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देख लेना। क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक आपकी पूर्वकालिक क्रिया, और एक प्रेरणार्थक क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सब बता दिया आपको, ठीक है। किस क्रिया पर फल के कर्ता पर पड़ता है, तो जो अकर्मक क्रिया होता है उसका फल किस पर, कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया पर कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक, द्विकर्मक, सब बता चुका हूँ, देख लेना। आप आगे आ जाओ। एक होता है आपका अव्यय। अव्यय यानी ए और व्यय से जोड़ से बना, ठीक है। एक अर्थ होता नहीं और व्यय का अर्थ होता खर्च। यानी देखो अब इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप से लिंग, वचन, काल आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई परिवर्तन नहीं आता ना, उसे अव्यव्य या अविकारी शब्द कहते हैं। परिभाषा याद कर लेना भाई साहब, इसकी परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधी परिभाषा ही पूछ लेंगे आपको। आगे आ जाओ। अव्यव्य के जो भेद होते हैं वो चार प्रकार के, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषम्य बोधक, ठीक है। अब देखो क्रिया विशेषण क्या होता है, ऐसे अवयवी जो शब्द जो वाक्य में क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होकर क्रिया शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है। अब देखो पूनम जैसे आएगी क्रिया, लेकिन कब आएगी, कल आएगी। यह कल क्या है, क्रिया विशेषण है। तुम यहाँ बैठ सकते हो, बैठना से पहले यानी क्रिया से पहले जो शब्द आ रहा है ना, आपको पहचान लेना, वो क्रिया विशेषण है। जैसे कल, यहाँ, तेज, बहुत, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भेद नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप देख लेना। एक तो होता कालवाचक क्रिया विशेषण जिसमें काल होता है, ठीक है। एक होता है स्थानवाचक विशेषण, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार पढ़ लेना आप। फिर परिमाणवाचक आ जाता, फिर इसी में रीतिवाचक आ जाता, ठीक है। अब देखो दूसरा मैं भेद बता देता हूँ, विवेक समुच्चय बोधक अवयव्य शब्द, ठीक है। समुच्चय बोधक में क्या था, ऐसे अवयव्य शब्द जो दो शब्दों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हुए समुच्चय बोधक अवयव्य शब्द कहलाते हैं। क्लियर, क्या कहलाता है, समुच्चय बोधक अवयव्य शब्द। ये भी दो प्रकार का होता है, लेकिन आपको तो केवल समुच्चय बोधक ही याद रखना। क्लियर, आगे आ जाओ। इसके प्रकार आगे, इसके बाद ये व्याधिकरण और समाधिकरण। संबंध बोचक अवयव आपको बता देता हूँ। जो विवेक किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं संबंध बोचक। जैसे विद्यालय के समीप एक मंदिर है, यानी संज्ञा के साथ जुड़ गया ना समीप, तो साफ एक मंदिर है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों में जो संबंध स्थापित होता है ना, उसे कहते हैं संबंध बोधक अवयव्य, ठीक है। इसके बाद आखिरी आपका जो है वो है विषम्य बोधक अवयव्य। ऐसे अवयव्य शब्द जो वक्ता हर्ष, शोक, घृणा, संबोधन, विस्मय, स्वीकृति, अनुमोदन, मनोभाव को प्रकट करते हैं, उन्हें विषम्य आदि बोधक कहा जाता है। इसकी बहुत अच्छी पहचान है, जो देखो ये विषम्य बोधक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, बस आपको तो ये पहचान लेना। ये जो एक लाइन खींची हुई है ना, एक लाइन उसके नीचे बिंदी, ये एक लाइन, एक ये दिखा, ये रहा, ये रहा, ये रहा ना, ये चिन्ह, ये रहा, ये चिन्ह, ये रहा। ये चिन्ह अगर आपको मिल जाता है आंखें मीच के, विषम्य आदि बोधक अवयव्य आपको करना है। वैसे इसकी परिभाषा और इसके प्रकार याद कर लेना, मेरे हिसाब से इसकी परिभाषा पूछी जाएगी और प्रकार पूछे जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है।
तो आज की क्लास को यही समाप्त करता है और मैं आपको ये सारी संधि बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा इससे पहले, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर आप देखोगे नहीं। तो बाकी का मैं और है जो अगले वीडियो में अगले पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा।